हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी लोगों से चर्चा करी थी झारखंड में होने वाले सेट एग्जामिनेशन के बारे में। 18 साल बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है और जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ही, ऐसे ही हर सेट एग्जामिनेशन से आप उस स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबल हो जाते हो। अब जाहिर सी बात है कि वैकेंसी जो है वो आने में ही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसीलिए जेईटी झारखंड सेट एग्जामिनेशन देना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। अब जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने वाले होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको लेकर एक डाउट आया मेरे पास में, और वो था कि कितने नंबर क्वालिफाइंग होंगे, कितने नंबर आपको प्राप्त करने होंगे, आपको लाने होंगे अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन का ये जो क्वालिफिकेशन होगा, मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाते हो तो कितने साल के लिए आपका ये जो सिलेक्शन है ये जारी रहने वाला है, ठीक है ना। ये सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसमें देखिएगा कौन फॉर्म फिल कर सकता है, ये क्या है, कैसे है, नेट सेट सबका मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया है। चैनल पर वीडियो लगा हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। अब मैं आपको लेकर आती हूँ सीधा पॉइंट पर, जहां पर मैं आपको समझाती हूँ कि क्या क्वालिफाइंग नंबर आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपने इससे पहले नेट एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, तब तो आपको ये पता होगा, बट अगर आपने नहीं दिया है, आप पहली बार कोई सेट एग्जामिनेशन देने वाले हो तो ध्यान से देखिएगा कि जितने भी टोटल बच्चे हैं जो कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल करेंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6% बच्चा है जो क्वालिफाई करेगा। 6% of the candidates appeared in this examination will be allotted the eligibility criteria qualification slot। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी एडमिशन के लिए 6% बच्चा ही क्वालिफाई करेगा। मान लीजिए अगर 100 बच्चों ने भरा है, 100 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, तो इसका मतलब सिर्फ 6 बच्चे हैं जो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ। दूसरी चीज, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो क्वालिफाई करने के लिए आपको आपके पेपर 1 में और आपके पेपर 2 के अंदर जो है वो 40% नंबर जो है वो लेकर आने ही आने पड़ेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करोगे तो बोथ द पेपर्स के अंदर एटलीस्ट 60% आपके नंबर आने चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि पेपर 1 में भी अलग से 40 लाने हैं और पेपर 2 में भी अलग से 40% लाने हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि दोनों पेपर में मिला के जो है वो 40% नंबर लाने हैं। जिसका मतलब ये हुआ, इमेजिन करें हमारा जो पूरा पेपर है वो 300 नंबर का होता है, तो 300 का 40% आप निकालो, इतने नंबर मिनिमम आपके आने चाहिए। तो ये कितना हो गया, 120 नंबर। यानी कि अगर आपके इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप भूल जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मिनिमम है। ये है जनरल बच्चे के लिए, जो बच्चा यूआर कैटेगरी को बिलोंग करता है। जैसे अगर मैं पेपर दूं तो मेरे लिए ये है, मान लीजिए आप रिजर्व कैंडिडेट हो, ठीक है ना, आप रिजर्वेशन के अंदर आते हो, एसटी, एससी, ओबीसी कैडर के अंदर आते हो, तो ये 40 की जगह 35% हो जाएगा। आपको क्या चाहिए है, आपको 35% मिनिमम नंबर लेकर आने होंगे। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है सभी के सभी रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है ना। आप याद रखिएगा कि आपके लिए जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या है और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए क्या है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पर आपको जानना है, कोई भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको डिक्लेयर किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, वो भी जो है वो सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड होगा। मान लीजिएगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है कि आपके इकोनॉमिक्स के अंदर हुए हैं एससी के, तो वो अलग से माने जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एससी के बिलोंग करते होंगे, ऑब्वियसली 35% एग्रीगेट नंबर लेकर आने पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर, इनको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि एससी कैटेगरी के अंदर आए हैं ओवरऑल, जिन्होंने 35% सिक्योर किया। इस बिहाफ पर आपका सिलेक्शन माना जाएगा और आप एलिजिबल माने जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर आपके पीएचडी एडमिशंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये नहीं पता है तो याद रखिएगा। एक और बात बता दूं, ये मिनिमम एलिजिबल है,
मतलब 40% और 35% मिनिमम नंबर है। कट ऑफ इसके बाद निकलेगी जैसे नेट के लिए निकलती है, ठीक है, इतने तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। इसके बाद जो है फिर आपके लिए अलग से कट ऑफ निकलेगी सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट की अलग निकलेगी। लगभग 83 सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो ये एग्जामिनेशन होगा आपका, जैसे नेट का होता है ना। तो आप मान लीजिए उन सभी के सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो आपकी अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। अगर मैं जैसे कंप्यूटर साइंस से हूँ, आप कंप्यूटर साइंस से हो, तो अलग निकलेगी, ठीक है। अगर आप सभी लोग इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया है कि जेआरएफ अड्डा जो है वो आप सभी लोगों के लिए जैसे नेट का कोर्स लेकर आता है वैसे ही सेट का भी कोर्स लेकर आता है। आप जो है सपोर्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो और सेट के कोर्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। मैं कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्योंकि मेन गेम यहाँ पर भी पेपर 1 का ही होने वाला है। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जनरल पेपर है, 10 यूनिट्स है और मजेदार है। आपको और ज्यादा वीडियोस देखकर पता चलेगा तो आप लोगों के लिए YouTube के ऊपर बहुत सारी फ्री क्लासेस है, आप सारी फ्री क्लासेस देख सकते हो। पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लासेस मैं भी आप लोगों के लिए ले रही हूँ रात को 9 बजे। सारी क्लासेस देखो, एनालाइज करो और फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप सभी लोगों के लिए कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है और फ्री टेस्ट भी है। आप दोनों ही देकर जज कर सकते हो कि आप कहां स्टैंड करते हो। पर पहले अच्छे से कंटेंट पढ़ो, उसके बाद में जो है फिर आप लोग टेस्ट सीरीज के ऊपर जाइएगा। गुड लक।